नमस्कार दोस्तों, ट्रू आईएएस में आप सभी का स्वागत है। कंटिन्यू करते हैं अपनी मनी इन बैंकिंग के चैप्टर की डिस्कशन को और हम लोग बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ मनी के बारे में। हमने देखा था कि स्टैंडर्ड कॉइन क्या होता है, टोकन कॉइन क्या होता है, स्टैंडर्ड मनी क्या होता है और टोकन मनी क्या होता है। इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं और कंटिन्यू करते हैं इसी टॉपिक को। बात करेंगे क्रेडिट मनी के बारे में। तो क्या होता है क्रेडिट मनी? क्रेडिट मनी जनरली रेफर्स टू दैट मनी जिसकी फेस वैल्यू या प्रिंटेड वैल्यू कह लो वो ज्यादा हो उसकी कमोडिटी इंट्रिंसिक वैल्यू से, वो होता है क्रेडिट मनी। तो जो हम बार बार बात कर रहे थे ना ईशा, कि बेस्ट सिनेरियो क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए ना, फेस वैल्यू ज्यादा हो प्रिंटेड वैल्यू से, सॉरी फेस वैल्यू ज्यादा हो इंट्रिंसिक वैल्यू से, कमोडिटी वैल्यू से, है ना। तो इसी मनी को बोलते हैं क्रेडिट मनी। तो आज के समय में शाइनी जो मनी सर्कुलेशन में वो कैसे मनी है? स्टैंडर्ड मनी है या फिर फुल बॉडीड मनी है, टोकन मनी है, क्या है? अलग अलग नाम अगर आपको कंफ्यूज करने को आए तो क्या बोलोगे? और कॉइन्स की फॉर्म में टोकन कॉइन भी बोल सकते हैं हम उनको, है ना। कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी मींस जो उसके अंदर, उस मनी के अंदर जो पदार्थ यूज करा गया है, चाहे वो मेटल हो चाहे वो पेपर हो, उस कमोडिटी की वैल्यू कितनी है, वो होती है कमोडिटी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, एक 100 रुपए का नोट जो है वो कागज के टुकड़े से बना हुआ है, लेकिन उसके ऊपर लिखा हुआ है 100 रुपए। लेकिन उसकी 100 रुपए के कंपैरिजन में उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बिल्कुल नेग्लिजिबल है, क्योंकि वैल्यू जो पेपर है उसकी वैल्यू बहुत कम है एज कंपेयर टू 100 रुपए जो वहां पर लिखा हुआ है। अगर आपका 2000 रुपए का नोट शायनी कोई फाड़ दे तो वो क्या नॉर्मल सी बात है? आप ये कहो कि कोई बात नहीं, चल पेपर ही तो फटा है, बताओ? नहीं ना। शाइनी की नींदें खुल गई इतनी सी देर में इस एग्जांपल से करके तो दिखाए कोई हरामजादा। सिमिलरली, डिपॉजिट मनी, टोकन कॉइन्स, करेंसी नोट्स, चेक, ये कुछ इसके एग्जांपल हैं। तो आप ये कह सकते हो करेंटली इंडिया के अंदर दोनों के दोनों कॉइन्स और जो पेपर करेंसी है वो क्रेडिट मनी है। अब थोड़ा सा आपको ये लगा होगा कि सर आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमें ना टोकन कॉइन करवाया था, है ना, टोकन कॉइन करवाया था, और उसके अंदर भी ये वाली चीज गिवन थी कि उसकी टोकन कॉइन या टोकन मनी कोई भी एक ऐसा फॉर्म ऑफ कॉइन या मनी है जिसकी फेस वैल्यू जो है इट इज मच ग्रेटर देन इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। और हमने वो वाली बात करी थी कि सारे के सभी के सभी जो कॉइन्स हैं इंडिया के अंदर वो टोकन कॉइन है, बिकॉज उन पे जो वैल्यू इंस्क्राइब्ड है, जो कि लिखी गई है, वो ज्यादा लिखी गई है एज कंपेयर टू जितने का मेटल कमोडिटी उसके अंदर है, अवेलेबल है कॉइन के अंदर। तो क्या मुझे कोई बता सकता है टोकन कॉइन और क्रेडिट मनी में फर्क क्या है? वेरी गुड। क्रेडिट मनी एक ब्रॉडर कैटेगरी है, और जो टोकन कॉइन है जनरली उसके अंदर सिक्कों के बारे में ही बात होती है। राइटर यहां पर आपको लिख देता है जरूर कि टोकन मनी और टोकन कॉइन, मतलब ये चीज है कि अब देखो आपके पास अगर पांच रुपए के करते करते 5000 रुपए बन गए, 5 5 रुपए के सिक्के करते करते, आप तभी शिवांगी उस सिचुएशन में भी किसी ना किसी को यही बोलोगे ना, मेरे पास 5 हजार रुपए हैं पड़े हुए हैं, मनी पड़ा हुआ है ना। वो अलग बात है कि भाई उसको फिर ये देखिए भाई ये तो लोहे की बोरी लेकर घूम रही है। बैंक मनी, बैंक मनी इज द मनी which is created by commercial bank in the form of demand deposits। याद रखना, इट इज द फॉर्म ऑफ मनी जिसको कमर्शियल बैंक क्रिएट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट। जिसको ये वाली बात नहीं पता, मैं आपको एक बात बताता हूं। पहले सबसे पहले मुझे आप में से ये बताओ कि किसने आज तक डीडी बनवाया, आज तक डिमांड ड्राफ्ट किसने बनवाया आज तक? आप में से किसने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया आज तक? कभी कभी नहीं बनवाया किसी ने डिमांड ड्राफ्ट। नो बडी नोज अबाउट डिमांड ड्राफ्ट और डीडी। अच्छा, बनाया नहीं है क्या? उसके लिए करना क्या होता है शाइनी, देखो मान लो मैं जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, मैं आपको बताता हूं। मैं जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर था तो उधर क्या होता है कि कॉलेज की जो फीस है, मेरा हिंदू कॉलेज था, जनरल बात करते हैं पहले इस टॉपिक को समझने के लिए, और ये वाली बात बनावटी नहीं है, मतलब मैं आपको जनरली बता रहा हूँ।
मुझे भी नहीं पता था डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो उन्होंने, कॉलेज वालों ने बोला कि लास्ट फीस रह गई थी कुछ देना सारे स्टूडेंट्स को, तो उन्होंने एक जारी करी ये वाली बात कि लास्ट सेमेस्टर की जो फीस है वो डीडी की फॉर्म में देनी पड़ेगी। ठीक है, वो हम कैसे भी करके कैश या फिर कहीं और एक्सेप्टिंग कर रहे हैं। तो अब घर आके मैंने पापा से पूछा कि पापा ये डीडी क्या होता है, ये डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है। तो उन्होंने बोला कि बैंक में जाकर बनवाना पड़ता है। बैंक में क्या हुआ, मैंने अपने अकाउंट में फॉर एग्जाम्पल मान लो 7,500 रुपये डिपॉजिट करें, मान लो फीस मेरा इतनी है, इतने मैंने डिपॉजिट करे, या फिर मेरे बैंक में ऑलरेडी होने चाहिए इतने, और मैंने अपने बैंक में उस ब्रांच में जाकर, एक लेडी कोई बैठी हुई है, उनको मैंने बोला कि मुझे एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है 7,500 रुपये का। तो उन्होंने मुझसे पूछा आपके बैंक में इतने पैसे हैं, मैंने बोला हाँ। कुछ डॉक्यूमेंटेशन हुआ, इधर उधर साइन करना हुआ, और इमीडिएटली हाथों हाथ मुझे मेरे हाथ में 7,500 रुपये का डीडी थमा दिया गया। कॉलेज गया, इस डीडी को दिया, एक हफ्ते बाद या 15 दिन के बाद, आई डोंट नो, मेरे मोबाइल पर मैसेज आता है 7,500 रुपीज हैज बीन डेबिटेड फ्रॉम योर SBI अकाउंट। क्या ये प्रक्रिया समझ में आई आप लोगों को? पहले ये वाली बात बताओ, मेरा फीस का प्रोसीजर समझ में आया कॉलेज का? आ गया? यहां पर जो बैंक मनी है, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा था, ये वाला एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दिया, इसको यहां पर शाइनी क्रिएट करा कमर्शियल बैंक ने। मैं बैंक के पास गया ना, पहले मेरे मनी के फॉर्म को उन्होंने चेंज कर दिया, मतलब मेरे मनी के फॉर्मेट को जो कि अकाउंट में डले हुए थे उसको चेंज कर दिया, और उसको किस में बना दिया? डिमांड ड्राफ्ट के अंदर। सिमिलरली इट ऑल्सो इंक्लूड्स बैंक डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल। बैंक मनी के अंदर सिर्फ डिमांड ड्राफ्ट नहीं आता, लोगों के जो खाते में जो पैसे पड़े रहते हैं, विच आर पेबल ऑन डिमांड। पेबल ऑन डिमांड का मतलब क्या होता है? भैया आपके खाते में पैसे पड़े हुए हैं, अगर आपको निकालने हैं, आप डिमांड करो, आप डिमांड तो करके देखो, आपको वो इमीडिएटली अकाउंट वो मिल जाएगा, अपना अमाउंट मिल जाएगा। डिपॉजिटर्स जब मर्जी चाहे उसको डिमांड कर सकते हैं। कैसे? उसके माध्यम क्या है? बैंक मनी के माध्यम क्या है? अलग अलग। एक तो क्या, डीडी, डिमांड डिपॉजिट, चेक, बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर। तो बैंक मनी भी एक क्रेडिट मनी ही है। क्यों? ये सारे के सारे कागज के टुकड़े हैं कि नहीं है शिवानी? डिमांड ड्राफ्ट, चेक, बैंक ड्राफ्ट। लेकिन अब एक बार बताओ, मैं डीडी अगर चाहूं तो इतने रुपीस की भी नहीं बनवा सकता था? जरा बताना जरा मुझे राष्ट्रीय, 7.5 लाख रुपए की, 7.5 लाख रुपए की डीडी बनवा सकता हूं कि नहीं बनवा सकता हूं मैं डिमांड ड्राफ्ट? अरे 7,50,000 बनवा सकता हूं शिवांगी, मैं इसकी डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकता हूं। चलो वो छोड़ो, अगर आपको ये नहीं पता राष्ट्रीय, तो मुझे एक बार बताओ, क्या चेक आप मुझे इशू कर सकते हो 7.5 करोड़ रुपए का? है ना? अगर आपके बैंक में इतना पैसा है तो आप वो कर सकते हो बिल्कुल। क्या शाइनी आप मुझे मनी ऑर्डर भेज सकते हो 17 लाख रुपए का? पे ऑर्डर, है ना? लेकिन मुझे अब ये वाली बात बताओ राष्ट्रीय, जो आपने जिस पन्ने के ऊपर ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय शाह इज गिविंग मी 7,50,00,000 रुपीस, वो एक चेक पे लिखा हुआ है, क्या वो कागज का टुकड़ा सच में 7.5 करोड़ रुपए का है? मतलब वो जो इंट्रिंसिक उसकी वैल्यू है, कमोडिटी है जो उसके अंदर यूज हुआ है, जो कागज, वो 7.5 करोड़ रुपए का कागज यूज हुआ है? बताओ शिवांगी। ऑब्वियस ही बात है, क्यारा अडवाणी ने किस कर करके थोड़ी ना बनाया उसे, है ना? इसलिए इसको क्रेडिट मनी बोलते हैं। और क्रेडिट मनी अभी हमने क्या देखा शाइनी, क्या है क्रेडिट मनी? इट रेफर्स टू डेट मनी जिसकी फेस वैल्यू ज्यादा हो उसकी कमोडिटी वैल्यू से, इंट्रिंसिक वैल्यू से। अगर किसी चेक को मान लो कोई, अगर एक एक्टर या प्रधानमंत्री या कोई भी एक पर्सन अगर छू ले, तो क्या उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी उसकी पेपर की? बताओ, सबके लिए बढ़ जाएगी? नहीं ना? तो चेक क्या होता है? चेक इज अ रिटन ऑर्डर टू अ बैंक
टू पे द स्टेटेड अमाउंट। चेक एक रिटर्न ऑर्डर होता है, डेफिनेशन है चेक की, एक रिटर्न ऑर्डर होता है बैंक को कि मैं आपको साइन करके जरा ये चेक भिजवा रहा हूं, क्योंकि चेक आप किसी पर्सन को तो देते हो ना, ये दिलासे पर शायरी हम यही तो दिलासा देते ना उसे कि भाई साहब आप जाके ये चेक डाल देना अपने बैंक के अंदर और मेरे बैंक से पैसे कट के आपको मिल जाएंगे, है ना। अभी हमने पढ़ा ना, ये ट्रस्टेबल इंस्ट्रूमेंट होता है, ट्रस्ट के बेसिस पर इशू करा जाता है राष्ट्रीय, पढ़ा था अभी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, है ना। चेक एक रिटर्न ऑर्डर होता है टू अ बैंक टू पे द स्टेटेड अमाउंट, जितनी चेक पे लिखी हुई है, फ्रॉम द ड्रॉर्स अकाउंट टू द होल्डर ऑफ द चेक। अब होल्डर ऑफ द चेक कौन है? जिसको आपने चेक साइन करके दे दिया। ड्रॉर कौन है? आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे, ये चेक होता है। क्या चेक की डेफिनेशन सबको समझ में आई? चेक एक रिटर्न ऑर्डर ही तो हुआ। बताओ जरा, आप यहां पर नाम लिखते हो, यहां पर 3 कॉलम्स ऐसे ऐसे करके 2-3 कॉलम्स बने होते हैं, वहां पर आप डेट लिखते हो, नीचे आप सिग्नेचर करते हो, यहां पर पहले आप अमाउंट लिखते हो 12,500 रुपए, फिर लिखते हो आप नीचे 12,500 रुपीज ओनली। बताओ ऐसे ही तो होता है, शाइनी चेक की नहीं होता। तो चेक एक रिटर्न ऑर्डर हुआ। अब ये रिटर्न ऑर्डर किसके पास जाएगा? मतलब जिस भी पर्सन को आप दे रहे हो, आपको अगर चेक मिला, आप कहां जाओगे बताओ? क्या करोगे? शाइनी चेक का गंजा बना के पी लोगे, उसको फूक दोगे शाम को, बैंक जाओगे, है ना। टू पे द स्टेटेड अमाउंट फ्रॉम द ड्रॉर्स अकाउंट टू द होल्डर ऑफ द चेक, यानी कि आप यहां पर ये लिख रहे हो, अगर आपने 12,500 रुपए लिखा हुआ तो शाइनी इससे ज्यादा कोई पर्सन अगर चेक लगा दिया आपका तो वो निकाल सकता है आपके, मतलब उससे कट जाएंगे इससे ज्यादा पैसे, नहीं ना। टू पे द स्टेटेड अमाउंट फ्रॉम द ड्रॉर्स अकाउंट, फ्रॉम द ड्रॉर्स अकाउंट टू द होल्डर ऑफ द चेक। मुझे एक बात बताओ जरा, आपके पास एक चेक है, उस पर आपने ये चीज लिख रखी है कि मुझे इसको पे करना है, यहां पर आपके सिग्नेचर है और इतना अमाउंट पे करना है, और वो चेक किसी ने चोरी कर लिया, तो क्या होगा उसका? क्यों यूजलेस क्यों है? वेरी गुड, वेरी गुड, नेम स्पेसिफाई होगा। और अगर नहीं है तो जो काउंटर पे जो बैठा पर्सन है वो क्या खुद क्या करेगा? वेरी गुड, ठीक है। चेक इज अ रिटर्न ऑर्डर टू अ बैंक टू पे द स्टेटेड अमाउंट फ्रॉम द ड्रॉर्स अकाउंट टू द होल्डर ऑफ द चेक। क्रेडिट मनी को हम लोग क्लासिफाई करते हैं 2 फॉर्म ऑफ मनी में, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। एस फियाट मनी, फियाट मनी एंड फिड्यूशरी मनी। फियाट मनी एंड फिड्यूशरी मनी। पहले मुझे आप लोग सब लोग फटाफट से एक बात क्लियर कर दो जल्दी, बिना टाइम वेस्ट करें। क्या चेक की डेफिनेशन सबको समझ में आई? क्या बैंक मनी समझ में आया सबको? क्रेडिट मनी समझ में आया? ये आपको बस एक बार रिवीजन करनी पड़ेगी, और आज ही रिवीजन इसकी कर लेना, वरना सारी चीजें दिमाग में खिचड़ी पक जाएंगी। अभी तो समझ में आ जाएगा अच्छे से कि स्टैंडर्ड मनी, स्टैंडर्ड कॉइन, फेस वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, कमोडिटी वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू, इंस्क्राइब्ड वैल्यू, टोकन कॉइन, क्रेडिट मनी, ये सारी चीजें इजी हैं। एक ही बात है घुमा फिरा कर, थोड़ा सा बस हमें एक लॉजिक लगाना है। एक लॉजिक पे वर्क करती हैं सारी चीजें, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड फेस वैल्यू। बस इसी को, ये कम वो ज़्यादा, वो ज़्यादा ये कम, और दोनों के दोनों अगर इक्वल हो, बस उसी के बेसिस पर ये अलग अलग डेफिनेशन हमारे सामने आ जाती हैं। बस आपको इनको बैठ के एक बार रिवाइज करना है, एंड यू विल बी डन विद द गेम। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड की राइटर आपसे बोल रहा है कि क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना ठीक होगा। कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड इशू करे जाते हैं बड़े सारे बैंकों के द्वारा। यहां पर लिखा हुआ है नेशनलाइज बैंक, नेशनलाइज बैंक नहीं, कोई भी बैंक जो है क्रेडिट कार्ड इशू कर सकता है, ठीक है। विच आर दो नॉट मनी बाय देमसेल्फ, वो अपने आप पे पैसा नहीं है, बट उनको पैसे की तरह यूज करा जा सकता है एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यू कैन मेक परचेज इन एनी शॉप जहां पर इस प्रकार के कार्ड एक्सेप्ट होते हो। क्रेडिट कार्ड मनी सब्स्टिट्यूट की तरह काम करते हैं, और डेबिट कार्ड भी ये काम करते हैं। ये चीज आप यहां से काट सकते हो, बिकॉज दिस इज नॉट एट ऑल अ करेक्ट डेफिनेशन ऑफ क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में एक मुझे एक चीज बताओ जरा, सबसे पहले तो ये बताओ कि हम लोगों के पास जनरली
सबसे पहले डेबिट कार्ड बनते हैं कि क्रेडिट कार्ड बनते हैं, बताओ? डेबिट कार्ड है ना। फिर मुझे ये बताओ, आपका सबसे पहले इनिशियली सेविंग अकाउंट बनता है, करंट अकाउंट बनता है? सेविंग अकाउंट। ओके, ये वाली बात आपको क्लियर है। अब मुझे एक बात बताना, एक साइड में लिख रहा हूं, ध्यान से देखो आराम से, ताकि सारे लोगों को ये वाली चीज समझ में आ जाए। एक साइड है डेबिट कार्ड, एक साइड है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का एक मेजर फायदा क्या होता है एज कंपेयर टू डेबिट कार्ड? बाद में पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि यहां पर 1 लाख रुपए जब हो तब मैं 1 लाख की खरीदारी कर सकता हूं, राइट शाइनी? यहां पर अगर मेरे पास 1 लाख हो, मैं 1 लाख की खरीदारी कर लूं, और हर एक क्रेडिट कार्ड की क्या होती है, एक लिमिट होती है। बताओ शिवांगी, कितने कितने की लिमिट का क्रेडिट कार्ड बनवाना पसंद करोगे? कितनी लिमिट रखें आपकी क्रेडिट कार्ड की, जल्दी बताओ। आप बताओ, कितनी कितनी चाहिए आपको लिमिट, बताओ क्रेडिट कार्ड में। आप बताओ, नंबर तो बताओ, कोई भी बताओ। चलो राशि तुम बताओ, सुगंधा तुम बताओ, चलो सुगंधा तुम बताओ। 25,000, ठीक है। अब मान लो कि 1 लाख आपने खर्च कर लिए, ठीक है, 1 लाख आपने खर्च कर लिए, इसके अब आपका अकाउंट हो गया जीरो यहां पर। आप 25,000 की शॉपिंग और कर सकते हो, या कुछ भी खर्चा, सिर्फ शॉपिंग नहीं, कुछ भी खर्चा आप और कर सकते हो, क्योंकि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 25,000 तक है। फिर आप बैंक को बाद में आराम से देते रहो पैसे। लेकिन डेबिट कार्ड में जहां आपके पूरे ये 1 लाख रुपीज खर्च हो गए, क्या आप और यूज कर सकते हो? तो उसको क्या बोलते हैं शाइनी, जो मैंने 25,000 एक्स्ट्रा यूज कर लिए? वो सामने ही दिख रहा है मुझे, क्रेडिट। बदतमीजी नहीं करो, जल्दी बताओ उसका नाम क्या बोलते हैं इसको। ये जो एक्स्ट्रा 25,000 रुपए यूज करे गए, इसको इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं इसको? पैसे क्या करे गए इस केस में? एक्स्ट्रा 25,000 ये क्या है? डेफर्ड पेमेंट नहीं है वो, तो चलो वो तो प्रक्रिया एक बनेगी। क्या अमाउंट को और बैंक बैलेंस को ओवर ड्रॉ नहीं करा गया है? ठीक है, ओवर ड्रॉइंग द अकाउंट लिमिट, ठीक है। तो जब आप डेबिट कार्ड आपको इशू करा जाता है, जब आपका क्या अच्छा हो, क्या स्कोर कहते हैं उसको हम लोग, जब ये अच्छा हो, इसके बेसिस पर आपको क्रेडिट कार्ड के ऑफर आते हैं। नेवर एवर गो फॉर क्रेडिट कार्ड, ठीक है। अगर बनाते भी हो तो कभी भी ओवरड्रॉ मत करना अकाउंट अपना। लोन लेना अच्छी बात नहीं होती है। लोन स्पेसिफिक सिचुएशंस के अंदर लिया जाता है, क्रेडिट कार्ड के चक्कर में फंसना मत। बात करते हैं फियाट मनी की। फियाट मनी एक वो मनी होता है विच इज इशूड बाय द ऑर्डर, और फियाट ऑर्डर को ही फियाट कहते हैं, ऑफ द गवर्नमेंट टू एक्ट एज अ मनी। हमने एक चीज पढ़ी थी अभी 1-2 लेक्चर पहले, कि मनी की लीगल डेफिनेशन में इसको लीगल टेंडर इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट हैज बैकिंग ऑफ द, इट हैज बैकिंग एंड सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। अब इसी लीगल टेंडर को मिर्च मसाला लगाकर थोड़ा सा इस नए फ्लेवर में देखते हैं, फियाट मनी। फियाट मनी भी वही मनी है विच इज इशूड बाय द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑब्वियसली बात है पास देश में सरकार ही करेगी, बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। और ऑर्डर को इकोनॉमिकली बोला जाता है फियाट ऑफ द गवर्नमेंट।
इसलिए इसको फियाट मनी बोला जाता है। कुछ नहीं है ये एक लीगल टेंडर ही है। क्या ये वाली बात समझ में आई आपको? बताओ, यहां पर कुछ भी चेंज है क्या? जो मैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इतने सारे लेक्चर से जो चिल्ला रहा था, बस यही वाली बात है कि इसी को यहां पर आपको नया टर्म मिल गया, फियाट। क्या सरकार ने बोला हुआ है, सबको बैकिंग दी हुई है, सपोर्ट दिया हुआ है, सभी नोट्स और करें जो कॉइन्स हैं जो सर्कुलेट करेंगे उनके वो लीगल टेंडर है? बताओ, बोला हुआ है क्या? क्या किसी ना किसी कॉइन और नोट के पास ये दर्ज है कि पर्सन उसे एक्सेप्ट करना ही उसे पड़ेगा, वो डिनाई नहीं कर सकता, और सिक्कों को 1000 लिमिट तक तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा एटलीस्ट? बताओ, ऐसा बोल रखा है क्या सरकार ने? इसके लिए देश में क्या वेरियस एक्ट्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज हैं? क्या ये लीगल टेंडर है? तो बस, और सरकारी डिसीजन से आता है तो इसलिए बस इसको फियाट मनी बोलते हैं। सेम चीज है, लोगों को उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा इन एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, और अपने कर्जे को चुकाने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसे ऑर्डर करा है टू बी अ मनी। इट विल वर्क एज अ मनी बिकॉज गवर्नमेंट हैज सेड दैट इट विल वर्क एज अ मनी। इसलिए इसको लीगल टेंडर भी बोलते हैं। और इकोनॉमी में सर्कुलेट इसलिए करता है बिकॉज इट हैज अ कमांड, फियाट, ऑर्डर, बैकिंग, सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल, कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स इन इंडिया आर फियाट मनी, सरकारी ऑर्डर पर सर्कुलेट करते हैं। वो अलग बात है, फिर अगर हम टेक्निकल टर्म्स में जाएं शाइनी, तो आप समझ ही सकते हो कि अगर ये लीगल टेंडर है, लेकिन फिर इसके भी फेजेस होते होंगे ना, कि कितने अमाउंट तक एक्सेप्ट करा जा सकता है, और वो जैसे सिक्का है। लेकिन हम फियाट को कभी ऐसे नहीं बोलते ईशा, शिवांगी, हम कभी भी ऐसे नहीं बोलेंगे उसको कि लिमिटेड फियाट मनी, अनलिमिटेड फियाट मनी, ठीक है? वो जहां पर बात लीगल टेंडर के साथ है, लीगल टेंडर के साथ ही है। लेकिन शाइनी, यहां से पूरी डिबेट की कंक्लूजन क्या निकल कर आती है? दिस इज जस्ट अ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, बस इसलिए इसको वैसे ही याद करना है ना। अगर हमने अगर लिमिटेड और अनलिमिटेड की बात अगर राजश्री लीगल टेंडर के कंटेक्स्ट में करी थी, तो हमें यही करनी पड़ेगी, हम फियाट में नहीं बोल सकते। हालांकि शाइनी, इसमें कोई गलत बात नहीं है ना? बताओ, अगर हम थ्योरेटिकली अगर इसकी एक्सप्लेनेशन को ये माने कि फियाट को भी फिर प्रॉपर्ली डिफाइन करना चाहिए ना, कि लिमिटेड और अनलिमिटेड। लेकिन बस नहीं यूज होता तो नहीं होता, बस क्या करें अब उसमें, बताओ? ठीक है। फियाट मनी इज जनरली क्रिएटेड एंड सर्कुलेटेड एट द टाइम ऑफ क्राइसिस लाइक वॉर और इमरजेंसी। ठीक है, इसको जनरली उस टाइम पर क्रिएट और सर्कुलेट करा जाता है, जनरली बोला गया है। लेकिन डीमोनेटाइजेशन जब हमारे देश में आई और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की मदद से नया 200 रुपए का नोट, नया 2000 का नोट, नया 50 का नोट, नया 500 का नोट, नया 10 का नोट, जब ये सारे आए और जब अलग अलग टाइम पे 10 का सिक्का, 20 का सिक्का, 5 का सिक्का, जिसकी फेस वैल्यू इन सारे सिक्कों की ज्यादा करी गई इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से, तब तो कोई सिचुएशन ऐसी नहीं थी। तो क्या ये फियाट मनी नहीं थी क्या? बताओ, नहीं थे? थे ना? तो इस वाली लाइन को आपको बस एक सिचुएशन मानते हुए आपको एक्सेप्ट करना है कि अगर पेपर के अंदर यह है कि इट इज जर्नली क्रिएटेड, तो आपको बस इसको हाँ कर देना खुशी खुशी। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, और हमेशा तो राइटर खुद भी नहीं बोल रहा है। राइटर की टोन को पकड़ो, वो ये नहीं कह रहा इट इज ऑलवेज क्रिएटेड, कह रहा है जर्नली ऐसा होता है। मतलब वो आपसे ये कहना चाह रहा है इमरजेंसी सिचुएशंस में जनरली ऐसा होता है। ओके, सिंस it is issued without any backing of gold, silver or any reserves, it is not convertible into anything than itself. अब आपको ये वाली बात समझ में नहीं आई होगी कि इसको इशू नहीं करा जा रहा विदाउट एनी बैकिंग ऑफ गोल्ड, सिल्वर और अदर रिजर्व्स। मतलब अब मैं आपको यहां पर एक चीज का खुलासा करता हूं। देखो, हमारे देश में जब भी नोट की या करेंसीज की दोस्तों प्रिंटिंग होती है ना, प्रिंटिंग, आपके दिमाग में एक चीज आती होगी जब मैं प्रीवियस लेक्चर से आपको एक चीज बता रहा था, डेफिसिट फाइनेंसिंग। इन्फ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट रिजॉर्ट टू दिस मेजर के बैंक, आरबीआई को बोलना कि आप नए नोट्स की प्रिंटिंग कर दो।
तो दिक्कत क्या थी जब सारी परेशानियां सॉल्व हो सकती है प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी नोट से, तो उसमें दिक्कत वाली बात क्या है? देखो, देश में एक प्रोसीजर होता है, कोई सा भी देश हो, वो कोई सा भी देश हो उसमें एक प्रोसीजर होता है। एक सवाल हमारे सामने ये चीज एक सवाल जो हमारे सामने खड़ा होता है वो ये होता है, यार ये नए करेंसी नोट्स प्रिंट कब करे जाते हैं? व्हेन? ये चीजें ज्यादातर यूपीएससी के स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं। कभी भी अगर नोट्स और करेंसीज को दोस्तों अगर प्रिंट करना है, कभी भी अगर इन्हें प्रिंट करना है, तो शाइनी इसके पीछे ना बैकिंग होनी चाहिए देश में गोल्ड की या फिर सिल्वर की। अब ये बैकिंग क्या है, ये क्या बोल गए आप भाई साहब? समझ में नहीं आया कुछ भी, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। तो देखो मैं पल्ले पढ़वाता हूं, इसको आराम से समझते हैं इस चीज को। शिवानी, क्या होता है, जितना गोल्ड देश के पास या जितना सोना चांदी रिजर्व पड़ा है ना देश के पास, यह माना जाता है कि उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते करते हुए उतने ही करेंसी नोट्स को प्रिंट करा जाए, ताकि दोनों की लिक्विडिटी को बैलेंस करके रखा जा सके। अब ये लाइन आपको कभी भी तंग नहीं करेगी एग्जाम के अंदर कि कोई भी करेंसी के बारे में या यूपीएससी में स्टेटमेंट आ गई है मनी से रिलेटेड, अगर कोई भी स्टेटमेंट आ गई आपको कि दिस और डैट फलाना ढिकमा इज इशूड थ्रू बैकिंग ऑफ गोल्ड सिल्वर या अदर रिजर्व्स, तो आपको ये चीज अब समझ में आ गई कि बैकिंग का मतलब क्या होता है। जितना सोना चांदी शाइनी देश के पास पड़ा है ना, उतने ही करेंसी नोट्स प्रिंट हो सकते हैं। ये चीजें सेंट्रल बैंक मेंटेन करके रखते हैं। अब आपको ये लगता होगा हमारे देश में सोना चांदी पड़ा है, मतलब कहां पड़ा है? देखो, हर एक कंट्री के पास एक एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर होता है, राइट? उसी के अकॉर्डिंग करेंसी नोट्स फ्लोट होने चाहिए, एक्सपेक्टेड उसी फिगर के आसपास, ताकि लिक्विडिटी मेंटेन रहे देश के अंदर, ओवर लिक्विडिटी ना हो और अंडर लिक्विडेट ना हो। ये ओवर लिक्विडिटी अंडर लिक्विडेट का मतलब यानी राजश्री होना क्या चाहिए कि जो गोल्ड एंड सिल्वर है ऐसा ना हो कि बहुत सारे लोग इकट्ठा कर लें, फिर एकदम से जाके सब लोग इसको कैश के अंदर कन्वर्ट करवाने लग गए। समझ रहे हो मेरी बात? और क्या आप सबको रूल समझ में आया कि कोई भी करेंसी नोट्स प्रिंट किस हालातों में, किस सिचुएशन में, किन परिस्थितियों में करे जाते हैं? बताओ शाइनी, इसके लिए हमें क्या बैकिंग चाहिए? किसकी बैकिंग चाहिए? गोल्ड और सिल्वर की। अंधाधुंध ऐसे ही प्रिंट नहीं करे जाते हैं। आरबीआई में मुंबई के हेडक्वार्टर में जब जाओगे आईएएस आईपीएस आईआरएस बनने के बाद, भारत दर्शन पे भी लेकर जाया जाता है, जो टूर होता है लवासना का, तब जाके आपको पता लगेगा वो लोग नोट्स प्रिंट करते हैं डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, कभी कभार 14-14 15-15 दिन तक नोट प्रिंट नहीं होते। वो किसके बेसिस पर होता है? आरबीआई के पास क्या डेटा आता होगा शाइनी, किस चीज का, कि बैकिंग में कितना क्या पड़ा हुआ है गोल्ड एंड सिल्वर। यहां पर एक यूनिक बात आपको और बताता हूं, आपका नोट कितना भी पुराना हो जाए, कितना भी फट जाए ना, आप चिंता ना करो, आप आरबीआई की ब्रांचेस में जाओ, जरूरी नहीं आपको मुंबई जाना है, ब्रांचेस भी होती हैं उसकी, आप उधर जाओ। वो क्या करते हैं, बहुत एक यूनिक प्रोसीजर से आपको नया नोट इशू करते हैं, बिल्कुल उसी वैल्यू का चटकता मटकता फड़कता हुआ करारा नोट आपको देगा वहां का बैठा हुआ स्टाफ। वो क्या करेंगे, आप वहां पर नोट लेकर जाएंगे, आपके नोट को लेंगे, वो फटा हुआ है कैसा भी है, कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं, आप वहां पर जाओ, आप अपना नोट लेकर गए, 100 रुपए का मान लेते आप नोट लेकर गए, वो यहां पर हर एक नोट पर एक नंबर लिखा होता है, उनके पास एक ई रजिस्टर
या फिजिकल कॉपी जो भी होगी, वो उस नंबर को नोट डाउन कर लेंगे वहां पर। लाइटर लेंगे सिगरेट वाला, उससे आपकी आंखों के सामने इस नोट को जला देंगे, ताकि सेम नंबर का नोट जो है वो दो ना हो पाए। ये जो उन्होंने नंबर लिखा है ना, अब पीछे से जब नोट्स की प्रिंटिंग होगी ना, तो अब दोबारा इस नंबर का एक नोट प्रिंट करा जा सकता है, क्योंकि इस स्टाफ ने जानकारी फीड कर दी है आरबीआई में। आरबीआई के डेटा में, डेटा एंट्री में एक चीज एंटर हो गई है, डैट इस नंबर का जो नोट हमने पहले प्रिंट करा था, अब वो जलाया जा चुका है, अब वो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस नंबर को फिर से यूज करा जा सकता है किसी और पेपर के ऊपर, और वो आपको इस नोट को जलाने के बाद एक बिल्कुल फ्रेश नोट, किसी भी नंबर का, एक फ्रेश नंबर का वो आपको दे देते हैं। इसी नंबर का नहीं देंगे, जो उनके पास पड़ा होगा, उनके पास फ्रेश नोट्स ही होते हैं, वो आपको दे देते हैं। बताओ, कुछ नया जानने को मिला? इंटरेस्टिंग लगा? तो मनी एंड बैंकिंग के अंदर मतलब मैं ये मानता हूँ कि आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी इस चैप्टर को पढ़ने का मजा है। वरना तो ऐसे तो 100 लोग, हज़ारों लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, ऐसे तो लाखों करोड़ों कोचिंग है जिनके अंदर 20 लेक्चर के अंदर इकोनॉमी कवर कर दी जाती है। ऐसे एग्जाम निकल रहा होता तो पढ़ाने वाला और पढ़ने वाले सभी लोग होते सिलेक्टेड। उसके बाद इट हैज नो फिक्स्ड वैल्यू in terms of any objective standard, sometimes leading to the doubt of about its acceptability। रद्दड़ लाइन है, कोई इस लाइन का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, क्योंकि बात यह है कि कोई फिक्स वैल्यू इसलिए नहीं है, अगर सरकार अपने पर आ जाए, शाइनी इस लाइन का ये मतलब है, अगर अपने पर आ जाए तो वो क्या किसी भी डिनोमिनेशन का नोट प्रिंट कर सकते हैं क्या? किसी भी, मतलब सरकार हालांकि नहीं, मतलब आरबीआई, देखो हमने एक चीज पढ़ी थी कि थ्योरेटिकली देखो चीजें लिखी होती हैं, हमने पढ़ा था ना प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर शायद, लेकिन कोई भी चीज सरकार आरबीआई से पूछे बिना और आरबीआई सरकार से पूछे बिना करते हैं क्या? बताओ। क्या ये जो 2000 का नोट लाना है, ये आरबीआई का डिसीजन था, भले ही पावर उसके पास है प्रिंट करने की? बताओ, ये आरबीआई का डिसीजन था? पुराने 500 और 1000 के नोट को स्क्रैप करना, ये आरबीआई का डिसीजन था? नहीं ना। तो यहां पर आप लेमन लैंग्वेज के अंदर बिल्कुल समझते चलो, जैसा कि एक इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली एक चीजें चलती हैं देश के अंदर। क्या सरकार को कोई भी रोक सकता है राजश्री कि अगर वो 20,000 रुपए का भी या 2 लाख का भी नोट प्रिंट करना चाहे, तो उसका कितना भी बड़ा साइज करना चाहे, किसी भी धातु से, मटेरियल से, कमोडिटी से बनाना चाहे? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इस चीज के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। लेकिन क्या सरकार के ऊपर दबाव है? बताओ, ऐसा कुछ भी है? कर, कर सकती है ना। जब 2000 रुपए का नोट आया था, काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था ना कि अगर ये खो गया, एक छोटा सा पेपर के ऊपर ही 2000 रुपए लिखे हुए हैं, तो काफी ज्यादा वैल्यू है बल्क में। सिर्फ इसी वजह से जो 150 रुपए का सिक्का है ना, वो लीगल टेंडर के तौर पर रिलीज नहीं करा जा रहा है अभी, हर जगह रोटेट नहीं करा जा रहा है। 150 रुपए का सिक्का आ चुका है, आपको पता होगा शायद से, लेकिन इस वजह से वो बहुत ज्यादा घुमाया नहीं जा रहा है ना। शाइनी ब्लेड नहीं बन पाएगी उससे बांग्लादेश में भेजने के लिए, ठीक है। लॉस है वो उसको पिघलाना, शाइनी, बहुत बड़ा, ठीक है। उसकी तो बहुत ही ज्यादा फेस वैल्यू है उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू से। ऐसे सीखा करो शाइनी, ठीक है, अपने एग्जाम्पल से, कि अच्छा जो मैं बोरियां लेकर जाती थी ये मतलब था उसका। दोस्तों, शाइनी अब सुधर गई है, तो प्लीज इसको आप लोग लबासना के लिए दुआएं दें, ठीक है। फियाट मनी इज डिफरेंट फ्रॉम फिड्यूशरी मनी, ठीक है। वॉट डू वी मीन बाय द टर्म दोस्तों फिड्यूशरी मनी, ठीक है। फिड्यूशरी मनी इज द मनी जिसको एक्सेप्ट करा जाता है एज मनी ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रस्ट दैट द इशूअर कमांड। अब ये वाली चीज हम पढ़ चुके हैं, बस वहां पर फिड्यूशरी मनी टर्म यूज नहीं था, ठीक है। हमने इसको कहां पढ़ा था? नॉन लीगल टेंडर मनी, इट इज एक्सेप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट दैट द इशूअर कमांड। ये सारी चीजें ऐड कर लेना अपने नोट्स के अंदर, कि जब आप नॉन लीगल टेंडर के मनी के बारे में लिखो
तो वहाँ पर बगल में फिड्यूशरी मनी भी लिख लो। जब फिड्यूशरी मनी लिख लो तो नॉन लीगल टेंडर मनी भी वहाँ पर ऐड कर लो। कहाँ गया? यहाँ पर आप अलग से अपना नॉन लीगल टेंडर मनी भी ऐड कर लो, ठीक है। यहां पर किसी भी गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं होती पीछे से। फॉर एग्जाम्पल जो हमने ऊपर पढ़ा था वही है नॉन लीगल टेंडर मनी के अंदर। एग्जाम्पल इसके चेक्स, ड्राफ्ट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेट्रा फिड्यूशरी मनी बिकॉज दे आर एक्सेप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। इसलिए इसको हम लोग लिखा हुआ है यहाँ पर नॉन लीगल टेंडर मनी भी कहते हैं। लेकिन आप हेडिंग में जरूर फिर भी एक बार ही लिख लेना, या जहां पर भी नोट्स वगैरह बनाओगे, नोट्स वर्ड टू वर्ड हर चीज़ के मत बनाया करो, ऐसे बहुत अटेम्प्ट लग जाएंगे फिर करने में। लेकिन फिर भी अगर आप शॉर्ट में बनाना जानते हो या लिखना जानते हो, आपकी मर्जी, आपकी यूनिक स्टाइल। किसी की देखा देखी कोई भी काम यूपीएससी में नहीं करना चाहिए। 1000 लोग अगर निकलते हैं तो 1000 लोग अपने आप में यूनिक हैं, वो यूनिक स्ट्रैटेजी के साथ निकलते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि रैंक 1 ही आपको बेस्ट गाइड कर पाए, लास्ट रैंकर की भी हो सकता है बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी हो, लेकिन किसी एक पेपर में बहुत कम मार्क्स होने की वजह से उसकी लास्ट रैंक आई हो, ठीक है। तो सिंगल डिजिट रैंक वालों से बहुत ज़्यादा इंप्रेस होने की आपको जरूरत नहीं है। हो सकता है वो अच्छा भी बोले, हो सकता है वो उतना अच्छा ना भी समझा पाए। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द नॉन लीगल टेंडर मनी बिकॉज इट इज़ ऑप्शनल एंड वॉलंटरी। ये वही वाली बात है ईशा, मैंने अभी बोला था ना प्रीवियस लेक्चर्स में कि आप मुझे चेक की फॉर्मेट में मेरी फीस देना चाहते हो, मुझे नहीं चाहिए भाई आपसे चेक, है ना। ड्राफ्ट, डीडी, कॉलेज वाले अगर फीस इसमें लेना चाहते हैं ठीक है, और अगर कोई आपको मना कर दे तो डिमांड ड्राफ्ट उसको नहीं चाहिए आपसे, ठीक है। क्या आपको ये पूरा का पूरा मनी का जो सिनेरियो है जो हमने डिस्कस करा वो सारा समझ में आया अच्छे से? कोई भी डाउट है किसी को? ठीक है, तो इस लेक्चर में, इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लिक्विडिटी ट्रैप के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।